हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। और मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है और इस बुक को पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। 4543 पोस्ट जो आपकी आई उसके लिए एक सीट आपको पक्की करनी है। अब आपको पढ़ना कैसे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। घटना चक्र की ये इस वाली बुक को कंप्लीटली यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। तो 2025 की 4543 पोस्ट के लिए आप सभी लोग अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो भर दीजिएगा। 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है सबसे पहले। ठीक है, तो 11 सितंबर से पहले इसका फॉर्म आपको भर देना है। जिन लोगों ने भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी पर लग जाइए। जो लोग अभी सोच रहे हैं जिनका आय जात निवास नहीं बन पाया है तो वो बनवा कर अपना फटाफट भर देंगे। ठीक है, तो यूपीएसआई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की ये भर्ती जो है 2025 की आई है। तो घटना चक्र ने इनके इस सब के लिए मौन मंत्र युक्त निकाला है। ठीक है, ये आपके व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है जिसमें 2011 2001 से लेकर के 2021 तक आपके 85 हल प्रश्न पत्र दिए। कितने? 85। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले उसी की चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं और फिर आएंगे आपके धीरे धीरे एक एक करके। तो हम आपको सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे, मूल विधि और आपके संविधान वगैरह भी पढ़ाएंगे। संविधान की आपको क्लास भी मिलने स्टार्ट हो गई है ना। संविधान की आपको क्लास ऑलरेडी मिल चुकी होगी, एक या दो क्लासें आपके बीच में पहुंच चुकी हैं। आइए आगे आपको सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। देखो, संविधान और मूल विधि से लगभग 20 क्वेश्चन और जो सामान्य ज्ञान है उससे लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। और पूरे जीएस से 40 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 40 क्वेश्चन। और 100 नंबर के आने हैं, मतलब 2.5 नंबर का एक पर क्वेश्चन पड़ रहा है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस सामान्य ज्ञान को पढ़ने से पहले फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा और आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए एग्जाम देने, या तो फिर आप बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी किए हो, या फिर आप इस बुक को पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मौन मंत्र युक्त आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। सच बता रहे हैं, ये आपकी घटना चक्र की बुक आपका जीवन नहीं, आपका ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए आप सभी लोगों को ये पढ़ना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अब सीधा सामान्य ज्ञान में। जो पहला पोर्शन है वो है आपका इतिहास से संबंधित। तो पूरा इतिहास एक ही वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम बताने का। तो पहले आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के 1900, देखो कहा गया है 1991 92 से लेकर 2021 तक पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण है। ठीक है, तो इसमें लगभग अभी तक जो देखो पूरा विश्लेषण दिया गया है। आप इत्मीनान से बैठ कर देखिएगा। ठीक है ना, आप वीडियो को रोक करके सारी चीजें देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा दिखा भी दे रही हूँ। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके कितने, तो आप कहेंगे 61 क्वेश्चन इसमें लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, कितने? तो कुल प्रश्नों का विश्लेषण कितना है? 61। आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बस आपको ध्यान से सुनना और देखना और करते चलना है। तो चलिएगा आपकी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर, या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर देना। ये आपसे छोटी सी गुजारिश है ना, और ये छोटी सी गुजारिश आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप ही लोगों के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसमें आता है सबसे पहला आपका कि प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। और उसमें सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो। क्या आता है? मोहनजोदड़ो। दो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आप कहेंगे अन्नागार थी। कौन सी थी? अन्नागार थी। ठीक है, आ जाओ भाई इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कहा गया वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खोजकर्ता इसके राखल दास बनर्जी सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जिसकी लंबाई 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है, जबकि बृहद स्नानागार आपके 11.88 मीटर लंबा
और 7.001 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। ये दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो पर तो आप कहेंगे क्या है, तो अन्नागार है। दूसरी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे स्नानागार होगी। कौन सी, स्नानागार। ठीक है, आ जाओ भाई। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं हम लोग। ये रहा, कहा गया नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली। ठीक है, नर्तकी, आ जाओ भाई। अभी देखो साफ दिख रहा है आपको, क्लियर है। हाँ ठीक है, देखो कहा गया नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, तो मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। कहां से, मोहनजोदड़ो से। कहा गया अब आता है आपका सेकंड या बी नंबर, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था, तो सूती वस्त्र का। किसका, सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता। तो सिंधु सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, मनके आदि शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी, तो आप कहेंगे नगरी थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अदर एग्जामों में भी। ये यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था, लेकिन ऐसे भी आपके कई जगह ये स्थल पूछा जा चुका है। अब आता है आपका हड़प्पा। क्या आता है, हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल से क्या क्या प्रश्न बना है, तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिवशील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया। शेर को नहीं दर्शाया गया। किसको, शेर। बाघ, हाथी, गैंडा दर्शाया गया, लेकिन शेर को दर्शाया नहीं गया था। तो कहा गया हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिवशील में दर्शाए गए पशुओं में या जानवरों में एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक बाघ है। सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी मिले हैं। कितने, 2 हिरन भी हैं। आगे आते हैं, कहा गया हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह उसे कहा जाता जहां उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो ये पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसे कहा गया, तो जहां उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे उस स्थल को या स्थान को हड़प्पा सभ्यता में गढ़ कहा जाता था। भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे आते हैं, कहा गया वैदिक सभ्यता। अब इसमें आता है पहले मूर्ति पूजा। तो भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है, तो आर्यों के काल से। कब से, आर्यों के काल से। 2001 में पूछा गया एसआई में। कहा गया मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित पशुपति देवता की आकृति एवं आपकी देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधो पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की कहा गया आपकी मृत मूर्तियां भी हैं। ठीक है, आगे अब आता है वेद, उपनिषद और काल। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा, तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद। वेद प्राचीन भारत के कहा गया आपके पवित्रम ग्रंथ है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम एवं आधारभूत धर्म ग्रंथ है। उनकी संख्या 4 है, जिनमें सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है और इसमें देवताओं से संबंधित ऋचाएं या मंत्र संकलित हैं। उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की संख्या है। तो आप कहेंगे उपनिषद जो है वो आर्यों के दर्शन एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है। उपनिषद 2001 में पूछा गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। अगर पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया, तो तृतीय मंडल में किया गया। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है ना, महाभारत नहीं है, रामायण है सबसे पुराना। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार में 2 महाकाव्य, तो रामायण और महाभारत है। कौन है, रामायण और महाभारत है। इतनी बातें यहां तक आप बढ़िया से कायदे से पढ़ करके एक एक याद भी करते चलना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके आने ही आने हैं। आगे आते हैं, आगे देखो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आता है काल या युग। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, तो आप कहेंगे पेशा। अब पेशा का मतलब यहाँ पर उस तरह का पेशा मत समझना ना। तो अब देखो क्या कहा गया पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और इस काल में वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। कैसी,
वर्ण व्यवस्था क्रम आपके कर्म आधारित थी, ठीक है। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक या आपके सिंबलिक सामाजिक प्रथा है। तो कौन? दहेज प्रथा। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो उच्च थी। कैसी थी? उच्च थी। ऋग्वैदिक युग के नर देवता सोम किसके? तो पौधों के देवता हुआ करते थे। किसके देवता थे? पौधों के। 2017 में पूछा गया। वैदिक काल में चावल के लिए क्या? तो आपके ब्रह या आपके ब्री शब्द का प्रयोग किया गया। चावल के लिए किसका प्रयोग? तो आपके ब्री या आपके ब्री शब्द का प्रयोग किया गया। अब आता है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म एसआई में क्या क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? तो चन्ना सारथी था। कौन? चन्ना। अगर आप लोग कहोगे तो घटना चक्र की यूपीएसआई की थ्योरी बुक भी आ चुकी है, तो उसको भी अगर आप कहोगे तो जब आप भरपूर तरीके से कमेंट करोगे तभी सारे काम करे जाएंगे। कहा गया गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी चन्ना था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग के महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया? जो गृह त्याग हुआ उसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कहा गया बुद्ध के प्रथम उपदेश जीवन की घटना के शब्द पद आपके धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया गया। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश या जीवन की घटना को किससे? धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया गया। त्रिपिटक किससे संबंधित? तो गौतम आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। कौन से हैं? 3 पिटक हैं। कहा गया कपिल वस्तु बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा स्थापित किया या शाक्यों द्वारा शासित था। तो कौन? कपिल वस्तु जो था वो बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। आगे देखो, कहा गया बुद्ध के 8 पक्षी पथ अर्थात अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसे दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया। 8 पक्षी पथ क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक असम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक आइए देखते हैं, वृषभदेव हैं। कौन है? आप कहेंगे वृषभदेव हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, देखेंगे। आगे जैन धर्म के प्राचीन धर्मों में से, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से क्या है? एक है, ठीक है। धर्मों में से क्या है? एक है, ठीक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आपके वृषभनाथ, ठीक है, ऋषभदेव या वृषभनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 24वें अंतिम थे और वो महावीर स्वामी, और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहे। क्या रहे? महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहे। आगे आते हैं, आगे देखो। कहा गया आपका गच्चा नामक संगठन किससे संबंधित? जैन धर्म से, ठीक है। आपका गच्चा नामक 2017 में ये पूछा गया। कब पूछा गया? 2017 में, ठीक है। आगे अन्य धर्म आते हैं। अन्य धर्मों में से जैसे कहा गया 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या आपके लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे वासवन्ना जी ने, ठीक है, वर्णा या वर्णा जी। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का लिंगायत आपके आंदोलन का नेतृत्व आप कहेंगे वासवन्ना, ठीक है, वर्णा या वासवन्ना ने किया। यह कल्याणी के कहा गया कलसुरी शासक आपके बिजला द्वितीय के मंत्री थे। वीरशैव संप्रदाय के अनुयायियों का आपके लिंगायत या जंगम कहा जाता था। क्या? जंगम कहा जाता था। कहा गया निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती कहां पर? तो निर्गुण उपासना पद्धति में। 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के बाद भारत की स्थिति। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। 1991 में हरिक वंश के शासक बिंबिसार ने
प्रथम बृहद मगध साम्राज्य राजधानी राजगिरी की स्थापना किया। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र समस्त उत्तर भारत का केंद्र बन गया। ठीक है, आगे चलकर मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इनकी राजनीति पाटलिपुत्र, इनकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अतः पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजधानी मानी जाती। क्या मानी जाती? प्राचीन राजधानी। आगे निम्नलिखित वास्तुकारों में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया? तो आप कहेंगे महागोविंद जी ने बनाया था। किसने? महागोविंद जी ने। तो महागोविंद ने राजा बिंबिसार का महल बनवाया था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया? तो आप बोलोगे श्रेणिक कहा गया। आगे आते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आ गया मौर्यकाल। किससे संबंधित? मौर्यकाल से। ठीक है, तो मौर्यकाल अगर आपका आ गया तो चलो मौर्यकाल पढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं फिर मौर्यकाल। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक का आगे आपका नियार्कस और आपके आनेसी क्रिटस और आपके इनके यहाँ आप कहेंगे अरिस्टोबुलस थे। तो आपके सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक आपके नियार्कस, आपके आनेसी क्रिटस और आपके कहा गया अरिस्टोबुलस थे, जिनके विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका? मेगास्थनीज का नाम। इन जिसकी पुस्तक आपके इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। क्या? इंडिका। ठीक है, आ दो भाई आगे देखते हैं। कहा गया रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का आपके जीर्णोद्धार किया। तो आपसे पूछ लिया जाए सुदर्शन झील का आपके जीर्णोद्धार किसने? तो रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसकी प्रणाली का? तो मौर्य प्रणाली का। अशोक महान के अभिलेखों में प्राकृत यूनानी या ग्रीक भाषा तथा इसमें मुख्यतः आपके ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखो। कहा गया मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल से संबंधित प्राचीन समुद्री अब बंदरगाह कहा गया आपके मुजरिस किस भारतीय राज्य में है? तो केरल में है। कहां पर है? केरल में है। ठीक है, तो कहा गया आपके मुजरिस प्राचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित था। यह बंदरगाह भारत और यूनान के मध्य व्यापार का केंद्र है। यह चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह रहा है। अब आता है आपका गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। प्रयाग प्रशस्ति कहा गया प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हरिशेन जी हैं। कौन है? हरिशेन जी हैं, याद रखना है। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब देखो कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, आगे कहा गया गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता गुफा चित्रकारी से मिलता है। कहाँ? अजंता गुफा चित्रकारी से। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय के हैं, जो शासक आपके स्कंद गुप्त से संबंधित। किससे? स्कंद गुप्त से। वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति नाम से जाना जाता। तो वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व विंध्य शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता? दीनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक है शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के? चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, आगे देखो। अब आता है आपका गुप्तोत्तर काल। तो बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? तो चंदेल वंशों ने। किसने? चंदेल वंशों ने। कहा गया चंदेल वंश का चंदेल वंश एक राजपूत वंश था
जिसने मध्य भारत के बुंदेलखंड पर कुछ शताब्दियों तक शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था या हुआ था। कहा गया कान्यकुब्ज कन्नौज का प्राचीन नाम, अगर पूछ लिया जाए कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है तो कान्यकुब्ज है। कहा गया सोलंकी राजवंश की राजधानी, तो आप कहेंगे आपके अहिलवाड़ है, ठीक है, आपके अहिलवाड़ है। कहा गया कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक माना जाता है। तो पूछ लिया जाए आपके सांख्य पद्धति के संस्थापक, तो कपिल ऋषि को माना जाता है। कहा गया अद्वैत आपके विद्वांत के संस्थापक, तो आप कहेंगे आदि शंकराचार्य थे, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है, तो आदि शंकराचार्य। चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर शहर था, जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बना था, ठीक है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, अजंता गुफाओं का निर्माण काल, तो आप कहेंगे गुप्त काल के समय में, किसके, गुप्त काल के समय में। अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वाकाटक गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ। गुप्त काल लगभग 3री शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक रहा। अजंता गुफाओं का निर्माण काल भी संभवतः 2री शताब्दी से प्रारंभ होकर 7वीं शताब्दी तक रहा। अजंता गुफा को विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल कर लिया गया, स्टैटिक जीके में पढ़ा भी रखा है हमने। कहा गया नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को क्या कहा जाता है, तो वेसर शैली कहा जाता है। कौन सी शैली, तो आप कहोगे वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे ना। देखें, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध गंग राजवंश को जाता है। किसको जाता है, गंग राजवंश को जाता है, ठीक है। प्राचीन प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इनमें से कौन सी किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई, तो आप कहेंगे मेघदूत। कौन सी, मेघदूत, ठीक है। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं आपके अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, आपके ऋतु संहारम, मेघदूतम, है ना, और आपके माल विघ्न मित्रम, है ना, विक्रमो वर्षियम आदि है। कालिदास के कहा गया आपके माल विघ्न मित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कौन था, नायक अग्निमित्र। किसका पुत्र था, आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग का। कहा गया नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा, तो भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। कौन है, वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, और रामचरितमानस के रचना गोस्वामी तुलसीदास ने, तथा महाभारत की रचना आपके ऋषि वेद व्यास जी ने किया है, ठीक है। आगे देखो, कहा गया प्रसिद्ध व्याकरण संबंधित कृति अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है। किसकी, पाणिनि जी की है। कहा गया आपके अर्थशास्त्र किसकी है, तो चाणक्य जी की है। अब आता है दक्षिण भारत, कौन सा राजा चोल राजवंश संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे अनंत वर्मन संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन नहीं, तो अनंत वर्मन संबंधित नहीं है। आगे आते हैं। अब देखो कहा गया आपके विजयालम परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम, इन तीनों राजाओं का संबंध चोल राजवंश से है, जबकि अनंत वर्मन आपके चोल गंग पूर्वी गंग वंश से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे आपके चोड़ गंग पूर्वी गंग वंश से संबंधित है। अब आता है आपका एंशियंट हिस्ट्री का विविध या मिसलेनियस, ठीक है। आ जाओ भाई, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है, तो आप कहोगे मथुरा में नहीं है। कहाँ पर नहीं, मथुरा में नहीं है, ठीक है। 4 जगह तो है इनकी पीठे, लेकिन मथुरा में नहीं। आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के पुनर्स्थापना है, तो देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना। ये 4 मठ, उत्तर में आपके ज्योतिर्मठ, है ना, और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, पश्चिम में द्वारका गुजरात में, और पूरब में पूरी उड़ीसा में, तथा दक्षिण में आपके श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। वाराणसी पाटलिपुत्र और मदुरै प्राचीन शहर के वर्गीकरण से संबंधित है। तो वाराणसी जो है वो पाटलिपुत्र और मदुरै प्राचीन शहर के वर्गीकरण से संबंधित है। आ दो भाई, अब आता है मध्यकालीन इतिहास। किसकी बात कही गई, मध्यकालीन इतिहास के, ठीक है।
तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी आप सभी लोग जानते रहें, देखते रहें, ठीक है ना। अगर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा इतिहास इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है ना, इसी एक ही वीडियो पर, ठीक है, मध्यकालीन भी आधुनिक भी। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, देखिएगा 1991-92 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनसे रिलेटेड, तो टॉपिक क्या क्या है ये देख लो। प्रारंभिक मध्यकाल, सल्तनत काल, क्षेत्रीय राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, बाबर अकबर जहांगीर बहादुर सादवती, अन्य, मराठा साम्राज्य, सिख संप्रदाय, विविध। बस इतना ही पढ़ना है अगर आपको टॉपिक देखकर। तो इसमें कुल आपके देखो जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 39 क्वेश्चन है। किसने अभी तक मात्र 39 क्वेश्चन बने हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है, किसकी बात करेंगे, प्रारंभिक मध्यकाल की। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रहा, ठीक है, सभी लोगों को आई होप दिख रहा होगा, आराम से प्यार से आ जाओ भाई। कहा गया वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम था। किसने था, तो मोहम्मद बिन कासिम आया था भाई, ठीक है। तो कहा गया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। कहा गया हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया, इस जिससे सिंध के राजा दाहिर को दंडित किया जा सके, है ना। आयोग ने 711 ईस्वी का उल्लेख किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, वहां पर क्या होना चाहिए, 712 होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई। कहा गया निम्नलिखित में से कौन विशाल पाठ्य किताबुल हिंद जिसमें धर्म दर्शन सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे किससे संबंधित, तो अलबरूनी से। किससे, किताबुल हिंद किसकी है, तो अलबरूनी की है। किसकी है, अलबरूनी की। आ जाओ भाई, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिर, ठीक है। फटाफट, अच्छा यही है, ओके ओके। अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद है जिसमें धर्म दर्शन सामाजिक जीवन और आदि जैसे विषयों का अध्याय सम्मिलित है, ठीक है। क्या है, अध्याय सम्मिलित है। आगे देखो, अब आता है दिल्ली सल्तनत। किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत वगैरह व्याख्या मतलब आपको थ्योरी वाली अगर आप कहोगे तो बुक पढ़ा दी जाएगी। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन शुरू किसने करवाया था ये भी पूछा जाता है। आइए पूरी चर्चा है। कहा गया कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ने आरंभ करवाया, जिसको इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ने पूर्ण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को और फिरोज शाह तुगलक, तीनों को याद करके रखना है। किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई, बलबन, कहीं खोज लो भाई, क्या होगा, बलबन। तो बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। क्या है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। आगे आ जाते हैं, अब आगे देखोगे। कहा गया दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने, किसका, इल्तुतमिश ने चांदी एवं आपके टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। क्या, सिक्के चलवाए थे, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली एक कुहना के बारे में निर्मित विशाल जलाशय आपके हौज ए सुल्तानी कहा गया। किसे, तो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के एक कुहना के बाहर जो निर्मित विशाल जलाशय था उसे हौज ए सुल्तानी के नाम से जाना गया। 2021 में पूछा गया। अब आता है क्षेत्रीय राज्य। क्या आते हैं, क्षेत्रीय राज्य। गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है, तो आप कहेंगे हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में स्थित है। अपने मूल रूप में इस किले को मंकल के नाम से जाना जाता है,
जाना जाता था, जिसे एक पहाड़ी पर निर्मित किया गया। इस किले का निर्माण वारंगल के राजा के शासन काल में एक मिट्टी के किले के रूप में की गई थी। कालांतर में आपके बहमनी और कुतुबशाही शासकों ने के द्वारा 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य इसकी किलेबंदी की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक तो आप कहेंगे श्री रंग तृतीय था, जो आपके आरविडु वंश से संबंधित था। विजयनगर शासक और तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना के बीच तालीकोटा का युद्ध या लड़ाई हुई थी, जो 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। कहा गया आपका हिरिया नहर के बारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में शहरी क्रोड से पवित्र केंद्र को विभक्त करने वाली घाटी की सिंचाई की जाती थी। तो किसकी? तो आप कहेंगे हिरिया नहर से। अब आता है आपका अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु में राज कौशल या शासन कला पर एक कृति की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय जी ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने। ठीक है। तो कहा गया आपके अमुक्तमाल्यद एक तेलुगु भाषा में रचित महाकाव्य, जिसकी रचना विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने की थी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने आपके कहा गया आपके जाम्बवती कल्याणम नामक संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की थी। किसमें? जाम्बवती। ठीक है, जाम्बवती कल्याणम। भक्ति एवं सूफी आंदोलन आते हैं। तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते? तो आप कहोगे 5। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। दो भाई, आगे आता है। तो कितने? अरे कहा है? 5। ठीक है। इस्लाम में 5 आस्था के स्तंभ बताए गए। आपके कहा गया शहादा, है ना, आपके सलात या नजा जो नमाज होती है, जकात, है ना, उपवास, ठीक है, इसी को शाम, और हज जाना। ठीक है। और वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित था? असम से। वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित था? तो आप बोलोगे असम से संबंधित था। ठीक है। आगे देखो, कहा गया वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव भारतीय राज्य असम से सम्मानित था। अब आता है मुगल काल। कौन सा काल? मुगल। और जिसमें बाबर पहले आते हैं। तो भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। तो किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसने किसका? तोपों का प्रयोग किया था। किसका? तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध। शेरशाह ने चौसा 1539 में और बिलग्राम 1540 के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है। तो किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक। कहा गया आपके तुलगमा पद्धति युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला मुगल शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कौन था? मोहम्मद बाबर था, या बाबर कह सकते हो। 1494 ईस्वी में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 1494 में। ठीक है। 1483 में शायद इसका जन्म हुआ था बाबर का। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसने? तो शेरशाह सूरी के शासन में आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड आगरा को सासाराम बिहार से जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसको? आगरा को सासाराम बिहार से। अब आते अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो आप कहेंगे 1576 में। ठीक है। हल्दी घाटी। तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के की शाही मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। कब होता है? 1576 में होता है। आगे आते हैं। कागे शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, या अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन थी? तो सलीम चिश्ती की दरगाह है। रैयतवाड़ी या रैयतबाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। किसको? टोडरमल को। आगे दो,
अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने कहा गया मुगल मुगल शासक अकबर ने इस्लामी धर्म के साथ इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा, जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था। अब आते हैं इसके बाद जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। तो कहा गया शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो जहांगीर का। किसका? जहांगीर से। थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1916 में वह अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1516 से लेकर 1615 से लेकर 1519 तक रहा। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार। तो खूब पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आप कहेंगे उस्ताद मंसूर जी थे। अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, आगे। अब आते हैं अन्य के आगे। किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया? तो आप कहेंगे 1739 ईस्वी में। और हमारा कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी लूट कर ले गया था। ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर का विध्वंस किया और उसे लूटा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया। वह दिल्ली से शाहजहां का तख्त ए ताउज और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ फारस या ईरान लेके गया था। ठीक है, ईरान लेके चला गया था। आगे आते हैं। अब आगे देखोगे आप सभी लोग। चलिए, आ जाता है। अब आते हैं आपके। अच्छा, अभी है क्या गया? ईरान से दिल्ली तक कलाकारों अमीर सैयद अली और आपके अब्दुल समद के साथ कौन? तो हुमायूं आया था। कौन आया था? हुमायूं आया था। ठीक है, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो आप कहेंगे भोसले। ठीक है, भोसले घराने से संबंधित थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। ठीक है, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनका जन्म स्थान पुणे के साथ या पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। अब आते सिख संप्रदाय। कहा गया ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कहां पर है? रावी नदी के तट पर है। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। यहाँ विश्व भर के सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। गुरु रामदास ने सिख संप्रदाय का एक अभिन्न अंग लंगर प्रारंभ किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि लंगर किसके द्वारा? तो गुरु रामदास जी के द्वारा 2011 में पूछा गया। 17वीं सदी में कहा गया सिख गुरु हरि राय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। किसको? हर राय ने दारा सिखों को पनाह दिया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय कहा गया खालसा का प्रवर्तन तो गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित भी किया था। ठीक है, अब आता है आपका विविध। कहा गया गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? तो पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। कहा गया गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 वर्षों तक शासन किया और 1961 में भारत सरकार ने इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1961 से लेकर 1987 तक यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और फिर 1987 से लेकर अब तक भारत का ये एक राज्य बना है। क्या है? एक राज्य बना है। आगे आता है।
कहा गया प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से, तो कहाँ, गोलकुंडा खान से। कहाँ से गया था, आप कहोगे गोलकुंडा की खान से, ठीक है, याद रखना गोलकुंडा प्रसिद्ध। कहा गया विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहा गया किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, एक्रोपोलिस कहा जाता है, तो किस मकबरे को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सरखेज रोजा के मकबरे को। किसको, सरखेज रोजा के मकबरे को, ठीक है। तो अहमदाबाद का आपके कहा गया एक्रोपोलिस कहा जाता है, तो आप सरखेज रोजा के मकबरे को, आइए देखेंगे। कहा गया सरखेज, सरखेज रोजा, रोजा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे महत्वपूर्ण राजा क्या था, राजा, ठीक है, राजा कहा गया आपके कैम्प्लेक्स है। इस परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत सुल्तान मोहम्मद शाह सेकंड ने की थी, बाद में इसे कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड ने पूरा करवाया। सरखेज रोजा मकबरे को अहमदाबाद का आपके एक्रोपोलिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्रोपोलिस कहा जाता है। आइए अब देखेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास, ठीक है, किसकी बात करेंगे, आधुनिक इतिहास। एक ही जगह पूरा इतिहास आज आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो बार बार आपको इधर उधर वीडियो पर खोजना नहीं पड़ेगा। आधुनिक इतिहास है ना। अब आधुनिक इतिहास से कितने क्वेश्चन, तो 1991-92 से लेकर 2021 तक पूछे गए क्वेश्चन, हाँ टॉपिक बता देते, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक जानते रहो कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। देखो पहला यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली ब्रिटिश डच क्षेत्रीय राज्य, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, उपनाम कथन एवं पुस्तकें, क्रांतिकारी गतिविधियां 1857 की क्रांति एवं अन्य आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, और कहा गया है कि यहाँ पर प्रमुख आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन पर महात्मा गांधी का प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजादी के बाद भारत, पत्र, पार्टी, संस्था, प्रस्ताव, मिशन, कैबिनेट, भारत का संवैधानिक विकास, विविध, ठीक है। अब प्रश्न टोटल कितने, तो 181 इसमें प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 181, और ये अभी के अभी पूरे कराए जाएंगे ना, हो सकता है 1 घंटे और क्लास चले लगभग, ठीक है। आ जाओ भाई, तो अब आता है यूरोपीय कंपनी, किसकी बात करेंगे हम लोग, यूरोपीय कंपनी, ठीक है। तो कहा गया पुर्तगाली, पहला क्या है, पुर्तगाली, ठीक है, रुको जाओ एक सेकंड, क्या होगा, यूरोपीय कंपनी, ठीक है। चलो, तो पहला क्या है, कहा गया कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा, तो पुर्तगालियों ने खोजा था। किसने खोजा था, पुर्तगालियों ने खोजा था। आ दो भाई, अब एक एक प्रश्न है, कोई बात नहीं, अब जितना है उतना। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत एवं यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा कालीकत वर्तमान आपके कोझिकोड बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। कब, 20 मई 1498 को पहुंचा था। आओ तो भाई, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, कहा गया पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। कौन थे, पूर्व में। कहा गया 1510 में पुर्तगाली गवर्नर आपके, कहा गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीजापुर का सुल्तान कौन था, कमेंट करके बताएंगे क्या, बीजापुर का सुल्तान कौन था 1510 ईस्वी में, तो आप क्या कहेंगे, यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है। पुर्तगाली वायसराय कहा गया आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, या इसी को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। किसको, सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। देखो ये प्रश्न आपके 2021 में पूछे गए। पुर्तगाली गवर्नर आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। तो पूछा जाता है ब्लू वाटर नीति किसने शुरू की थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पहला पुर्तगाली कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, तो कोच्चि में।
भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय तो आपके कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नूनो द कूना कूना ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। तो कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित किया था? तो आप कहेंगे नूनो दा कूना ने। अब आते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। कब? 1600 ईस्वी में। कहा गया 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा प्रदान किए गए रॉयल चार्टर ऑफ कहा गया इनकॉर्पोरेशन के तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी। कब? 1600 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध का तत्कालिक परिणाम क्या था? तो इलाहाबाद की संधि थी, 1765 में होती है। तो बक्सर के युद्ध का तत्कालिक परिणाम इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, जो बंगाल के गवर्नर आपके लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 में हुआ था। फिर आते हैं आपके कौन? डच आते हैं, डच। ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर आपके मसूलीपट्टनम में किला बनवाया? तो आप कहेंगे डचों ने बनवाया। किसने? डचों ने बनवाया। कहा गया डचों द्वारा कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम या आपके मछलीपट्टनम में किला बनवाया गया था। कहां पर? मछलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया का डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती। कब होती? 1602 ईस्वी में। आ दो भाई, आगे आते हैं। अगला प्रश्न अब आता है आपका क्षेत्रीय राज्य। किसके बारे में? क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, चलिए। तो क्षेत्रीय राज्य, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो बंगाल में। कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और इस युद्ध में नवाब अपने सेनापति कहा गया मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। इस युद्ध या युद्ध भागीरथी नदी के तट पर स्थित तत्कालिक बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, किस नदी पर स्थित है? कहा गया प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल घटना के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो आप कहेंगे सिराज उद दौला था। कौन? सिराज उद दौला था। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की थी। ठीक है, तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितनी? 24 परगना। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और आपके जैकोबिन क्लब का सदस्य भी रहा। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। ठीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन जी राय जी को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आपके 1999 में पूछा गया है प्रश्न। शारदा कानून संबंधित है किससे? तो आप कहेंगे बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। 1929 में शारदा कानून बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया। इस एक्ट द्वारा लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु, लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष सुनिश्चित या निश्चित की गई थी। आगे आते हैं। कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में पारित किया। पूछ लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1988 में लागू किया गया। कब? 1988 में। कहा गया भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध है किसका? तो एनी बेसेंट का। किसका? एनी बेसेंट का। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना मैडम HP आपके कहा गया आपके ब्लावत्स्की ने और कर्नल HS आपके अल्काट ने अन्य सहयोगियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया था। भारत में इस संस्था का मुख्यालय अड्यार चेन्नई में स्थित था। भारत में इस संस्था से मुख्य रूप से एनी बेसेंट जुड़ी रही, जो इस संस्था की अध्यक्ष भी थी। कहा गया राधाकांत देव ने
गोपी मोहन देव के साथ मिलकर कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना। तो किसके साथ? गोपी मोहन देव के साथ मिलकर। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ कहा गया आपके देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। किसके लिए? देवदासियों के। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे जाति विरोध आंदोलन से। ज्योतिबा फूले जाति विरोध आंदोलन से संबंधित थे, जिनका पूरा नाम ज्योतिबा जो कहा गया ज्योतिराव गोविंद राव फूले था, जिन्होंने दलितों एवं निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना तथा एवं गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी और रुमाल किस आंदोलन से संबंधित? देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। ठीक है, तो कहा गया आपके तहरीक ए रेशमी रुमाल या सिल्क लेटर मूवमेंट एक अखिल इस्लामी आंदोलन 1913 से 1920 के बीच में देवबंद नेताओं द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन है। अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे आते हैं, चलो सेशन को लाइक शेयर कर दो आप सभी लोग फटाफट तब तक ना। चलिए, अगर पूछ लिया जाए कि आपके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा कब की गई थी? तो 1875 में। ठीक है, 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कहाँ पर? बॉम्बे में। कहा गया 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना तत्कालिक बॉम्बे या महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में की गई थी। इसकी स्थापना आपके ददोबा पांडुरंग तथा अन्य सहयोगियों ने किया था। उपनाम, कथन एवं पुस्तकें। सीमांत गांधी किसे? तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां जी को कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, बाचा खां और आपके बादशाह खान कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक के संगठन की स्थापना की और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जनता की उपेक्षा करना पाप है। ठीक है, तो विवेकानंद ने कहा था कि हमारा महान राष्ट्रीय पाप है जन समुदाय की उपेक्षा करना, और यही हमारे आपके अधःपतन का कारण बनेगा। ठीक, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। 1999 में पूछा गया। बाल बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तो केवल इतना पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे किसारी मोहन गांगुली थे। तो किसारी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक थे, जिन्हें महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के रूप में विख्याति प्राप्त है। और उनका अनुवाद क्या था? द महाभारत आपके कृष्णा द्वैपायन वास्या। ठीक है, व्यासा। ठीक है, या व्यासा के रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित किया। ठीक है, तो द महाभारत आप कृष्णा आपके द्वैपायन आपके व्यासा या व्यास के रूप में इसे प्रकाशित किया। आगे आता है, आ जाओ भाई। देखो अगला प्रश्न क्या है? समाज सुधारक कहा गया ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी। किसने लिखी? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले ने लिखा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। किसकी? दादा भाई नौरोजी जी की। आगे देखो, क्रांतिकारी गतिविधियां। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो कहाँ? आप कहेंगे यूएसए अमेरिका में किया गया था। ठीक है, तो गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था।
इसके संस्थापक सदस्यों में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह आपके कहा गया सराबा आदि शामिल थे। अभिनव भारत समाज या यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में वीडी सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। 1857 की क्रांति एवं आपके अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का द्वारा दबा दिया गया, तो सर आपके कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर के विद्रोह को सर आपके कॉलिन कैंपबेल द्वारा दबा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया। 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने बिहार पर विद्रोह का आयोजन किया, तो अगर बिहार पर किसने किया तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 के समय बहादुर शाह द्वितीय जफर यानी को बहादुर शाह जफर भारत के मुगल बादशाह थे। तुम आप अगर पूछ लिया जाए कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था भारत के, तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया मोपला विद्रोह कहलाता है। तो कब हुआ था? 1921 में। खूब पूछा गया है प्रश्न। 1946 में भारतीय राज्य बंगाल में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब? 1946 में। कहा गया आंध्र प्रदेश के गुणेम विद्रोह को आपके अल्लूरी सीताराम राजू ने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। तो भाई याद रखो किसका है? अल्लूरी सीताराम राजू जी का ये कथन है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के विद और इसके नेता कौन थे? तो आप कहेंगे सिद्धू मुर्मू थे। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह संबंधित ने, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे सभी लोग संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे 1857 के विद्रोह या संग्राम से संबंधित, जबकि सरदार भगत सिंह इससे नहीं जुड़े थे। अब आते हैं गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का नाम। ठीक है, 1800 का गया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार हेतु सहायक संधि की नीति अपनाई और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम देशी राज हैदराबाद का निजाम था। जॉन शोर के बाद वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कहा गया विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। कब? 1829 में। ठीक है, और किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया? तो लॉर्ड एलिगन के द्वारा। किसके? लॉर्ड एलिगन। तो वायसराय लॉर्ड एलिगन का कार्यकाल 1862 से 63 की अवधि में था। लॉर्ड कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद में पारित किया, जिसके तहत 1862 में लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय एवं सदर न्यायालयों को समाप्त करके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे आता है। कहा गया जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत सरकार का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, कौन था? तो आप कहोगे लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली दरबार किसके द्वारा, किसके काल में, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में आयोजित कराया गया था। भारत के लिए कहा गया आपके अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन 1853 में किया गया था। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन था। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में, तो पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित। तो कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया। एल्बर्ट का बिल, कहा गया एल्बर्ट का बिल ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग थी। ठीक है, तो कमेंट करके बताओगे कि एल्बर्ट बिल कब आया था।
ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कहा गया 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, आगे आता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के वाराणसी या बनारस तक के क्षेत्र में लागू थी। इस बंदोबस्त को जमींदारी या आपके इस्तमरारी प्रणाली भी कहा गया। इस बार आरओ के पेपर में क्षेत्र पूछे गए थे। कहा गया कृषक से एकत्र भूमि राजस्व को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। महलवाड़ी प्रणाली में भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था। किसको? गांव को। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन में शामिल नहीं था? ये कुछ प्रमुख आंदोलन है। ठीक है, तो आ जाओ भाई। एनी बेसेंट और तिलक जी तो थे ही, देखते हैं। जिन्ना शायद नहीं थे। आ जाओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सी आर दास भी है। ठीक है, तो सी आर दास जी शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? सी आर दास। तो कहा गया तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग को प्रारंभ किया। मोहम्मद अली जिन्ना भी होम रूल आंदोलन का हिस्सा रहे, जबकि सी आर दास कभी होम रूल के सदस्य नहीं बने। ठीक है, आ दो। कहा गया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन है? तो सुरेंद्र नाथ सेन या इसी को एस एन सेन कह दिया जाता है। 1919 में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। कब? 1919 में। अच्छा, पूछ लिया जाए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी किस कारण हुई थी, तो क्या बताओगे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है, प्रभावी 9 अगस्त 1942 से होता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना 1946 में हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना कब? 1946 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को माना जाता है, या मतलब माता कहा जाता है इनको। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहां से? यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। आगे देखो, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत आया और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो किसमें? आप कहेंगे सेंट्रल असेंबली बम कांड में। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे। कहा गया इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा, जो लाल किला मुकदमे के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 में बम्बई और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल और ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। ठीक है, तो लाल किला मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता है। तो मास्टरदा किसको कहा जाता है? सूर्यसेन को। कहा गया 1919 खिलाफत समिति मुंबई में हुई थी। तो खिलाफत समिति कहाँ? तो मुंबई में आपकी बनाई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, आगे देखो। कहा गया भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में आया था। अगर पूछ लिया जाए भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में आया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण, या कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय ही नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। ठीक है, आगे दो। कागज स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला गीत किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। भूदान आंदोलन कब आया? तो 1951 में। कब? 1951 में। भूदान आंदोलन में वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा
वर्तमान तेलंगाना के पोजमपल्ली गांव से शुरू किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन पर महात्मा गांधी का प्रभाव। गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा कहाँ से, तो अहमदाबाद से शुरू हुई या प्रारंभ हुई। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को लगभग 240 मील या 390 किलोमीटर दूर दूर दांडी नामक स्थान के लिए आरंभ हुआ। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। मीराबहन महात्मा गांधी की अनुयायी थी। क्या थी? मीराबहन महात्मा गांधी की एक अनुयायी के रूप में थी। महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन के समय पूना पैक्ट किया था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1932 में। गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1932 में। कब? 1932 में। कब हुआ था? 1932। 72 बोल दिया था लग रहा ना, 1932। हाँ, कहा गया गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने 1918 में सूती मिल मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन कहां पर किया? गुजरात में किया। कहा गया 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने? तो आप कहेंगे सी एफ आपके एंड्रूज ने निभाई थी। सी एफ एंड्रूज ने निभाई थी। आगे आता है, कहा गया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हस्ताक्षरित, और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कब? 1922 में। कहा गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती? 1906 ईस्वी में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी आपके गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो अगर पूछ लिया जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है। ठीक है, आ दो भाई। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया था? आप कहेंगे कलकत्ता में पहली बार अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। ठीक है, तो देखो 2011 का प्रश्न था, गलत हो गया ना। 1896 के 12वें कांग्रेस सर्वप्रथम कांग्रेस के 12वें अधिवेशन के समय कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी अ, द्वारा किया गया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्र गायन का समय 52 सेकंड होता है। आगे आता है, कहा गया कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी सूरत सत्र में विभाजित हुए थे। कहां पर? सूरत सत्र में। ठीक है, याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। अगर पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाते डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति या अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कहा गया अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। 1927 में कहा गया ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित या विपक्षी कहा गया राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए थे। कहा गया अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय मद्रास में लिया था। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए चंपारण की यात्रा की। किसकी? चंपारण की यात्रा की थी। आगे आता है, आगे देखो आप सभी लोग क्या है। आगे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, देखो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब? 1916 में, है ना। गुटों के कहा गया पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अध्यक्षता आप कहेंगे अंबिका चरण मजमूदार जी ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजमूदार जी ने किया था। ठीक है। कहा गया फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे नरम दल के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब आपको कमेंट करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। आजादी के बाद भारत, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में 1947 से लेकर 1951 तक रहे। अब आता है पत्र। कहा गया निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया है? तो केसरी था। कौन सा? केसरी। तो केसरी मराठी समाचार पत्र है जिसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी भाषा में आपके मराठा या इसी को आपके मराठा नामक समाचार पत्र के भी संपादक। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती? 1923 में होती। कहां पर होती? प्रयागराज लखनऊ, अरे प्रयागराज इलाहाबाद में होती है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू जी ने किया, और इसके अध्यक्ष जो है सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू बनते हैं। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट रही है। कौन? एनी बेसेंट रही है। आगे आते हैं। तो 1917 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस के अंतर्गत अड्यार में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह पहला निकाय है जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए नागरिक और राजनीतिक समानता की मांग की थी। इससे जुड़ी महिलाओं में सरोजिनी नायडू, आपके कहा गया मार्गरेट और कजिस आदि महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। कहा गया लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट है। कहा गया अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ कब स्थापित किया गया? 1932 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में स्वामी सहजानंद सरस्वती अग्रणी रहे हैं। अब आता है प्रस्ताव, मिशन और कैबिनेट। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी रहे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ब्रिटिश भारत सरकार की कैबिनेट थी, जिसके अध्यक्ष भारत के वायसराय होते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे। कनाडा ने वर्ष 1914 में जापानी आपके स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। तो कब? 1914 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता का वादा किया था। तो कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 1940 में। कहा गया 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो कब? पूछ लिया जाए तो 17 अक्टूबर को। कहा गया आपके पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य के रूप में आए थे। ठीक है। आगे आते हैं। 1834 में, कब? एक सेकंड। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था। इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश 1905 में दिया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ठीक है। तो पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संवैधानिक विकास।
कहा गया ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम अधिनियम ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया? तो 1773 का विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत का संवैधानिक विकास, आइए देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आपके विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में अब भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन है और 1 लाख रुपए भी खर्च किए गए थे। कहा गया ब्रिटिश संसद के 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गया था। कब? 1858 की क्रांति के बाद। कहा गया ब्रिटिश संसद ने 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कब से? 1853 से। भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू थी। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है, तो पूछ लिया जाए किस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी? बताएं। तो 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहा गया परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन के को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। ठीक है, क्या याद रखोगे? 1858 आगे आता है। ठीक, आगे दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहा गया परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उनके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार वर्ष में आया, तो आप कहेंगे 1909 कहा जाता है। वर्ष 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। तो कब? 1937 में। किसके द्वारा? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कहा गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर आपके मांटेग्यू राज्य सचिव थे। तो एडविन मांटेग्यू राज्य सचिव थे जब भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था। निदेशक तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित आपके अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। अब आता है विविध। देखो, विविध या मिसलेनियस आधुनिक भारत का, किसका? आधुनिक भारत का। इसलिए एक जगह रखा गया ना, बहुत लंबा नहीं था सेशन, तो इसलिए एक जगह रख दिए गई चीजें। कहा गया 1953 से 1967 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों का आह्वान किया वे अपने निजी जमीनों में प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं, जो खेती बाड़ी में कोई रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थे? तो आप कहेंगे पारदी। ठीक है, पारदी। तो कहा गया पारदी सत्याग्रह आंदोलन 1 सितंबर 1953 को प्रमुख समाजवादी नेता अशोक मेहता के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों का आह्वान कि वे निजी जमीनों में प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं, जो खेती बाड़ी में कोई रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थी। 5 जुलाई 1967 1967 को सरकार जमींदारों और सत्याग्रहियों के समझौते के साथ आंदोलन को समाप्त भी कर दिया। कहा गया इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई? तो आप कहेंगे कदम कदम बढ़ाए जा वीर तू चले चल, आमार सुनार बंगला, एकला चला रे चलो रे, अना चित्त जेथा भय सुने, चित्त जेथा भय सुने। हाँ तो भाई, तो आप कहेंगे आमार सुनार बंगला इनके द्वारा तो थी। एकला चलो रे, चित्त जेथा आपके भय सुने रचनाएं किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि कदम कदम बढ़ाया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं, कदम कदम आजाद हिंद फौज का कदम ताल गीत था, है ना। आगे देखो, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1755 ईस्वी में कैप्टन कुक ने ब्रिटिश रॉयल नेवी ज्वाइन कर ली। तत्पश्चात 1768 ईस्वी में पहली समुद्री यात्रा की शुरुआत की थी। आगे देखो, कहा गया भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजाति भूमि के संरक्षण के
अभाव के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? ऋण कहा गया, ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकार के पास भूमि गिरवी रखना, सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजाति भूमि का अधिग्रहण करना, कहा गया गरीब आदिवासी द्वारा की गई भूमि का बिक्री करना। तो क्या बोलोगे, इनमें से कोई दो ही सही है? तो आप कहेंगे ए और बी दोनों सही है, सी नहीं सही था। आगे आते हैं। कहा गया भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजाति भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए जिम्मेदार तत्व थे आपके कहा गया ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना, सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजाति भूमि का अधिग्रहण करना। कहा गया हब हाउस की अध्यक्षता के तहत विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन या रॉयल कमीशन ऑन आपके कहा गया डिजिटलाइजेशन को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? तो आपके 1907 में नियुक्त किया गया था। कब? 1907 में। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1907 में की गई, जिसकी अध्यक्षता आई कहा गया CEH आपके हब हाउस ने की थी, CEH ने। इसने अपनी रिपोर्ट 1909 में सौंपी और इसके उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को और अधिक संस्थागत बनाना था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1861, 1871, 1871, 1881 नहीं, 1871 है। आइए 1871 यहाँ पर ऑप्शन होगा आगे। 1871 कब? 1871 में। ठीक। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में पारित किया गया था। 2021 में प्रश्न पूछा गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित कर दिया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो वुड का डिस्पैच कब आता है? तो आप पूछ लिया जाए वुड का डिस्पैच कब आता है? तो अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में वुड के डिस्पैच को जाना जाता है। तो कब पारित किया गया था बताएंगे? कमेंट करो आप लोग। 1854 में आता है। कब? 1854। ठीक है, आगे दो। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? तो आप कहेंगे भारत का व्यवस्थित या आपके सिस्टमैटिक औद्योगिकरण। ठीक है, तो भारत में औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम के फलस्वरूप व्यवस्थित या सिस्टमैटिक आपके औद्योगिकरण हुआ। भारत 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे? तो कॉलिन मैकेंजी को जाना जाता। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1815 में कॉलिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने 1815 से लेकर 1821 ईस्वी तक इस पद को धारण किया। आगे, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स आपके अगस्त हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में द बंगाल गजट के नाम से कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक, अब ये थी आपका जितने भी इतिहास के आपके क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर होते हैं समाप्त। ठीक है, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे वो आपका प्राचीन भारत हो, जिस भी भारत की बात करें तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको समाप्त कर दिए गए हैं। मात्र 1.5 घंटे की लगभग ये क्लास चली है और 1.5 घंटे में ये सारे की सारी चीजें आपको निपटा दिया गया है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो भाई आप कर दो और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। आगे वाले सेशन में हम मुलाकात करेंगे आपके भारत के भूगोल से, और भारत का भूगोल जितना होगा एक सेशन में उसे भी समाप्त कर दिया या खल्लास कर दिया जाएगा, है ना। अपने यहाँ खल्लास श्रेणी चल रही है, तो आपको जो भी दिया जा रहा है एकदम खल्लास करके दिया जा रहा है। सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओगे, और जल्दी से आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करके और इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सेशन अच्छा ही लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो आप दोबारा देखें, आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। चलिए, तो अब मुलाकात करेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आप भारत का भूगोल लेकर आएंगे, उस पर
तब तक आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और दूसरों